सुर्खियों में। नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष रंजन और आज हम चर्चा करेंगे भारत के स्थिर और मजबूत आर्थिक परिदृश्य पर। हमारे साथ आज जुड़े हैं डॉक्टर A.K. भट्टाचार्य, आर्थिक विशेषज्ञ। डॉक्टर भट्टाचार्य, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले सर, हम तो यही जानना चाहेंगे कि ये जो प्रथम अग्रिम अनुमान होते हैं, ये क्या होता है? हमारी जो स्टैटिस्टिक्स जो सिस्टम जो है, उसमें सकल घरेलू उत्पाद या नेशनल इनकम के एस्टिमेट के 4 अनुमान आते हैं और ये उसमें से पहला अनुमान है। और ये पहला अनुमान साल खत्म होने से पहले ही आता है, जिससे कि लोग इसका अनुमान कर लें। और सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है वो बजट की प्रक्रिया में होता है, क्योंकि बजट जब बनता है 25-26 इस साल का प्रथम अग्रिम अनुमान अगर हमारे पास है, तो हम उसके आधार से अगले साल की जो आय की अनुमान जो है वो हम अच्छी तरह कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये प्रथम अग्रिम अनुमान जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक संख्या आती है। इस बार जैसे आपने कहा कि 7.4% की वृद्धि दर हुई है। इसको समझने के लिए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये 7.4% क्यों आया है। ये ऐसी समय में आया है, अगर आप देखें कि वैश्विक परिस्थिति जो है उसमें काफी बाधाएं आ रही थी, काफी चुनौतियां थी। अगर आप टैरिफ की बात करें, ट्रेड की बात करें या जियोपॉलिटिक्स की बात करें, रशिया यूक्रेन का युद्ध छिड़ गया था, इजराइल और गाजा में जो हंगामे हो रहे थे। सो इसको मद्देनजर देखते हुए मैं समझता हूँ 7.4% एक उत्साहजनक नंबर है। पर उससे ज्यादा जो नंबर मैं समझता हूँ कि जो आर्थिक परिस्थितियों के लिए हमें समझना है वो कि जो इन्फ्लेशन दर जो है वो काफी नीचे है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो निचली स्तर जो है 2% उसके करीब जा रही है। और इसीलिए अगर आप नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ देखेंगे और रियल जीडीपी की ग्रोथ, जो नंबर आपने बताया ये रियल जीडीपी के है, वो इन्फ्लेशन को दूर करते हुए, तो अगर आप इन्फ्लेशन को मिला के इस देखेंगे वो सिर्फ वो है 8%। इसका मतलब कि हमारे इस अर्थनीति में जो मुद्रास्फीति का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही सीमित है। और मैं समझता हूँ कि जो आर्थिक स्टेबिलिटी जो है, मजबूती जो है, उसके लिए बहुत बड़ी एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। यहाँ अपने श्रोताओं को ये बताना बेहद जरूरी है कि जो ये अग्रिम अनुमान लगाया गया है जीडीपी का, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 7.4%, जो पिछले साल के 6.5% से 0.9%, लगभग 1% के आसपास ज्यादा है, एक बेहतरीन फिगर है। ये रियल जीडीपी यानी वास्तविक जीडीपी है। दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? एक में आप फैक्टर इन करते हैं इन्फ्लेशन को और दूसरे में नहीं करते हैं। अगर मैं अपने श्रोताओं के लिए एक छोटा सा उदाहरण दूं कि बेस ईयर इसका जो भी होता है उससे चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं। अगर उसको आप बेस ईयर की कीमत पे ही जोड़ते हैं तो वो रियल जीडीपी है, और अगर इन्फ्लेशन को आप उसमें जोड़ लेते हैं तो वो नॉमिनल जीडीपी है। ऐसा ही ये चलता है। इसके साथ ही एक सवाल और भी है कि आजकल जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड, इस पर भी आंकड़ा आ रहा है और जीवीए जो है वो 7.3% है। क्या मूलभूत फर्क है रियल जीडीपी और जीवीए में, और क्या दुनिया के बाकी देश अब जीवीए पे जा रहे हैं? रियल जीडीपी के अंदर ऐसे 2-3 तत्व आते हैं जो जीवीए में नहीं आते हैं। जैसे रियल जीडीपी में आपकी जो टैक्स कलेक्शन की ये संख्या है वो आती है। रियल जीडीपी में आपकी जो सरकारी खजाने की जो लेन देन की एक अंश वो भी आती है। पर जीवीए में जो कंप्लीटली डिफरेंट हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कहिए या सर्विसेज कहिए या कंस्ट्रक्शन कहिए या कृषि कहिए, इन सारे सेक्टर की जो एक्चुअल वैल्यू एडेड कंपोनेंट उसमें हमें मिलता है। पर जीडीपी जब हम कहते हैं उसके अंदर हम टैक्स की एलिमेंट लाते हैं। तो इसीलिए बहुत लोग ये मानते हैं कि असली अर्थनीति की वृद्धि दर की मान जो अनुमान करते हैं हम जीवीए से उसको समझते हैं। और जैसे आपने कहा कि जीवीए का भी जो अनुमान जो है वो काफी अच्छा है। पर उसके अंदर जिसने आपने जीवीए का जो आपने मुद्दा छेड़ा ग्रॉस वैल्यू एडेड का, उसमें हमें ये देखना है कि किस क्षेत्र में ज्यादा हुई है, किस क्षेत्र में ज्यादा नहीं हुई है। अगर क्षेत्रों की बात करें के भी, तो अगर हम एग्रीकल्चर को
देखें, सर्विसेज सेक्टर को देखें, मैन्युफैक्चरिंग को देखें, तो ये सेक्टर वाइज थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर देखिए, दें। अच्छी बात जो है इस आंकड़ों के अंदर ये मैन्युफैक्चरिंग की है। मैन्युफैक्चरिंग में जो वृद्धि दर जो है वो 7% की है, और मैं मानता हूं ये 7% की वृद्धि दर मैन्युफैक्चरिंग में ये बहुत साल बाद आया है। अगर आप पिछले 3 साल में देखेंगे, ये एक साल तो 22-23 में तो नेगेटिव में था, फिर 23-24 में जरा अच्छा हुआ, जरा 12% में आ गया, वो बेस इफेक्ट के लिए हुआ था, पर उसके बाद नीचे आकर 24-25 में 4.5 में आ गया, और इस साल अनुमान है कि 7% है। तो मैं समझता हूं ये मैन्युफैक्चरिंग रिवाइवल ये आंकड़े के लिए नहीं है, ये दो चीज दर्शाता है। नौकरी की जो सुविधाएं मिलती हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से बहुत ज्यादा मिलती हैं। हमारी जो एमएसएमई सेक्टर है, जो माइक्रो, मीडियम और स्मॉल यूनिट्स की जो हमारी अर्थनीति में उनका योगदान बहुत बड़ा है, करीबन 45% का योगदान ये एमएसएमई सेक्टर का होता है, और उनकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर अच्छा करे तो एमएसएमई सेक्टर बहुत लाभदायक होता है। और दूसरा सेक्टर जो अच्छा किया है इस साल में वो है सर्विसेज, जैसे सेवाएं सेक्टर, उनमें भी 9% की वृद्धि दर हुई है। पिछले कई सालों में सर्विसेज हम अच्छे करके आए हैं, पर थोड़ी बहुत चिंता की बात है वो एग्रीकल्चर में जो है, कृषि में हम देखते हैं कि वृद्धि दर सिर्फ 3.1% में आई है, और अगर आप नॉमिनल में देखेंगे उसमें नेगेटिव में आ गई है। और इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन कृषि में ज्यादा हुआ है और रियल में वो 3% ही रहा है। और अगर पिछले सालों की तुलना में कहेंगे, जैसे कि 24-25 में वो 4.6% की वृद्धि दर थी। और कृषि में जैसा आप जानते हैं कि करीबन 45 से 48% तक की हमारी जो लोगों की जो श्रमिक जो हैं वो कृषि में जुड़े हुए हैं, तो उससे ये लग रहा है कि उनकी अगर आमदनी में कमी हुई है तो अर्थनीति में जो एक डिमांड की जो बहुत जरूरी चीज है वो डिमांड में अगले साल में कमी आ सकती है। इसीलिए बहुत लोगों का मानना यह है कि हालांकि इस बार हम 7.4% की रियल जीडीपी ग्रोथ हमने देखा है, पर अगले साल शायद हमें इतना नजर नहीं आए, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो नमी आई है वो हमारे लिए एक चुनौती पैदा कर सकती है। और कंस्ट्रक्शन में भी मैं समझता हूँ कि थोड़ी बहुत कमी दिखी है। 9% पिछले साल था, इस साल अब 7% में आ गया है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की जो बहुत सारे असंगठित क्षेत्र में ज्यादातर बहुत एम्प्लॉइज होते हैं, तो उनका भी नीचे आना मैं समझता हूँ अर्थनीति के लिए एक चुनौतीपूर्ण संदेश है। पर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में आना एक रिवाइवल है। और दूसरी बात मैं इसके साथ साथ आपको ये भी कह दूं कि इन्वेस्टमेंट जो है अर्थनीति में हमारी अच्छी चल रही है। अर्थनीति में जो इन्वेस्टमेंट जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगा। पर जो हमारी इन्वेस्टमेंट का जो पहिया जो है वो अच्छी तरह से वो घूम रहा है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल यानी 2025 की पहली तिमाही के जीडीपी आंकड़ों के बारे में क्या कहा। इस साल के पहले क्वार्टर के जीडीपी नंबर आए हैं। एक बार फिर भारत ने हर उम्मीद, हर अपेक्षा, हर आकलन से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। एक तरफ जब दुनिया भर की इकोनॉमीज में चिंताएं हैं, आर्थिक स्वार्थ से पैदा हुई चुनौतियां हैं, उस माहौल में भारत ने 7.8% की ग्रोथ हासिल करके दिखाई है। आपकी विश्लेषण को अगर मैं ऐसे समझूं कि जो 7.4% की वृद्धि दर का अनुमान है, जो अग्रिम अनुमान है, उसमें मेजर कंट्रीब्यूटर जो है वो सर्विसेज सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। और चूंकि ये रियल जीडीपी के आंकड़े हैं जिसमें हम प्राइस को स्टैटिक रखते हैं बेस ईयर से, इसका मतलब है कि इन दोनों सेक्टर में जो डिमांड है वो तो बहुत ज्यादा बढ़ा है, तभी इसकी विकास दर आगे बढ़ी है। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आप देखें तो नॉमिनल में निगेटिव है, तो उसमें डिमांड को बढ़ाने की जरूरत है। कैसे बढ़ेगा इस पर भी आएंगे, लेकिन अभी पहले आपसे समझ लें कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर में वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद इंडिया अपने को सस्टेन कर रहा है और लगातार आगे बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन को भी हमने काबू में रखा हुआ है, जबकि दुनिया के दूसरी बड़ी इकोनॉमीज को देखें, अमेरिका को देखें, डॉलर कमजोर हो रहा है। लगातार हमने देखा कि फेडरल रिजर्व ने किस तरीके से वहां के ब्याज दरों को लेकर जो वर्षों दशकों में नहीं हुआ था, इंटरेस्ट रेट बढ़ा कर रखना पड़ा।
यूरोप की स्थिति हम देख रहे हैं, यूके में हमने देखा फाइनेंस को लेकर कितने प्रधानमंत्री बदल गए। यहाँ भारत कैसे कर पा रहा है? इसके कारण अनेक हैं। पहला कारण मैं समझता हूं कि अगर आप 2025 के फाइनेंशियल ईयर के शुरुआती दौर से देखें तो ऐसे कई कदम लिए गए हैं जो कि हमारी डिमांड सस्टेन करने के लिए काफी काम दे रही हैं। पहला बात तो जैसे इनकम टैक्स की जो रिलीफ जो आई थी वो 12 लाख जो एनुअल इनकम के ऊपर इफेक्टिव टैक्स रेट एकदम 0 हो गई थी, तो उससे क्या होता है कि एक डिस्पोजेबल सरप्लस जो होता है, जो उद्वृत्त इनकम, उससे डिमांड थोड़ी बढ़ने की आशा होती है। और उसके बाद जब सितंबर में जीएसटी का जो रेट कट और रैशनलाइजेशन हुआ, उससे भी डिमांड की जो वृद्धि हुई, उसी के कारण मैं समझता हूं कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में जो वृद्धि आप देख रहे हैं, क्योंकि ज्यों की जीएसटी के रेट घटी उसी समय दाम भी थोड़े बहुत घटे और डिमांड बढ़ा, तो लोगों ने आकर चीजें खरीदने भी शुरू की और वृद्धि दर का इजाफा भी हुआ। तो ये 2-3 चीजें हुई हैं। और उस तरफ अगर देखें तो एमएसएमई सेक्टर को जो इन्वेस्टमेंट लिमिट्स को रिलैक्सेशन दिया गया है, उसमें भी अच्छा काम हुआ है। रेगुलेशंस कम किए गए हैं। जैसे एक्सपोर्ट्स में हमारे क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स थे, उनको निलंबित कर दिया गया है और करीबन 200 क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स जो हैं उनको निलंबित कर दिया गया है, जिससे कि जो हमारी जो लघु इकाइयां हैं जो अपनी रॉ मटेरियल्स और इंटरमीडिएट्स को इंपोर्ट करके वो अपनी प्रोडक्शन में उसका पूरी तरह से इस्तेमाल कर सके। पिछले 10 वर्षों के जीडीपी आंकड़ों के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। भारत ने 2 लाख करोड़ डॉलर अपनी इकोनॉमी में जोड़े हैं। जीडीपी का डबल होना सिर्फ आंकड़ों का बदलना मात्र नहीं है, इसका इम्पैक्ट देखिए। 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं और ये 25 करोड़ लोग एक नियो मिडिल क्लास का हिस्सा बने। ये नियो मिडिल क्लास एक प्रकार से नई जिंदगी शुरू कर रहा है। ये नए सपनों के साथ आगे बढ़ रहा है, हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है और उसको वाइब्रेंट बना रहा है। इसका मतलब है कि जीडीपी के ये आंकड़े बता रहे हैं कि सरकार ने पिछले साल जो 2 अहम फैसले किए, पहला तो इनकम टैक्स को लेकर जो रैशनलाइजेशन हुआ 12 लाख तक, दूसरा आपके जीएसटी का जो रेट कट हुआ, ये बहुत ही सही फैसले थे। इसी बात पर ये जीडीपी के आंकड़े मुहर लगा रहे हैं। नहीं तो अगर ये नहीं हुआ होता तो और एग्रीकल्चर का ऐसा ही प्रदर्शन रहता तो ये आंकड़े इतने बेहतर नहीं होते। और एक बात मैं कहूंगा कि एक्सपोर्ट्स में जो रेजिलियंस हमने देखी वो हमने पिछले साल से ज्यादा, हालांकि अमेरिका का जो टैरिफ 50% लगा, उसके बावजूद जो बहुत सारी इकाइयों ने नए मार्केट्स की उनको खोज कर वहां जाकर उन्होंने अपनी जो एक्सपोर्ट्स किया, उससे मैं समझता हूं कि ट्रेड सेक्टर में भी इसका, इसीलिए सर्विसेज में हमें कोई नरमी नजर नहीं आई। एक चलते चलते आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि जीडीपी के ये आंकड़े रोजगार जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में क्या संदेश देते हैं? इसमें यह है कि जो इन्वेस्टमेंट रेट जो है वो अभी भी बरकरार है। करीबन 30% जीडीपी की अभी भी ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में जारी है। और अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ जैसे मैंने कहा कि 7% रहा है इस साल, और सर्विसेज में भी अगर 9.1% का हुआ है, मैं समझता हूं कि इससे नौकरियां की जो वृद्धि होगी, पर डिमांड को सस्टेन करना भी एक बहुत बड़ा एक चुनौती होगा अगले महीनों में। जीडीपी के बेहतरीन आंकड़ों पर बातचीत करने के लिए AK भट्टाचार्य साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में